Good afternoon, everyone. चलिए, तो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे रिलेटेड टू, कल हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, मास और मोल्स का रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स एंड मास का रिलेशन। कल मैंने आपको एक डीपीपी पे शेयर की थी, उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे। कंप्लीट हो गई वो? किसने कंप्लीट सॉल्व किया है? वो कोई है जिसका कंप्लीट हुआ है? कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस थे ना? कितने क्वेश्चन हुए हैं? 10, 15? 14 क्वेश्चंस? निश्चिता, 10? 16 तक? ओके। चलिए, तो आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हम कल मोल कंसेप्ट के वो पढ़ रहे थे। तो आगे क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 1.8 ग्राम ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ H2O। देखिए, हम दो रिलेशन पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स का, ग्राम के साथ मास के साथ रिलेशन, एंड साथ में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन। अब दोनों को एक साथ यूज कैसे करेंगे? जैसे यहाँ ये पे क्वेश्चन है, डीपीपी में भी कल ऐसे क्वेश्चंस थे। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर H2O। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1.8, तो सबसे पहले हमको मास दे रखा है, मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O इज 1.8 ग्राम। तो पहले इसके हेल्प से आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। देखिए, मोल्स डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स पूछा नहीं है, निकालना एटम्स है, लेकिन पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या लिखा जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM, गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM। गिवन मास कितना है? 1.8 ग्राम। एंड GMM कितना होता है वाटर का GMM हो जाएगा 18। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 0.1। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया 0.1। ये पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब यहाँ पे आपको JMM हमने यूज किया है, JMM ऑफ H2O का JMM हमारे पास आता है 18 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब JMM वर्ड यूज होगा, जब हम JMM का यूज करेंगे, इसका मतलब हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और जब GAM का यूज करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा एटम। तो दिस इज GMM, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स। सो गिवन मास डिवाइडेड बाय JMM,
1.8 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया 0.1। क्लियर है यहां तक? नोट करिए जल्दी। नोटेड? चलो, अब ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमारे पास आ चुके हैं कितने? 0.1 मोल्स। अब दूसरा फॉर्मूला ही नंबर ऑफ मोल्स का आप लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का ही दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू, हम लगा देंगे नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज में क्या आ जाएगा? जो नंबर ऑफ एंटिटीज लगाते थे वहां पे नंबर ऑफ एंटिटीज के लिए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय Na। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास है 0.1, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, और फिर इस Na का हमने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अगले स्टेप में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आ जाएगा कितना? 0.1 Na, 0.1 Na। दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी ये भी आंसर नहीं है, अभी क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं इधर साइड में कर रहा हूं, अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। सो नाउ नंबर ऑफ, अब देखिए मॉलिक्यूल्स के लिए लाइन लिखते हैं हम कि H2O, और एटम किसके कैलकुलेट करने हैं? वो ऑक्सीजन के। तो वन एटम या वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, अब यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम है? देखो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम ऑक्सीजन का? एक ही है, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इसको अगर मोल में लिखे तो क्या लिखा जाएगा? मोल में, ये मॉलिक्यूल और एटम में, अब मोल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वन मोल ऑफ H2O, वन मोल ऑफ H2O विल बी इक्वल टू वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो वन मोल ऑफ H2 विल बी इक्वल टू वन मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने मोल्स है हमारे पास? 0.1 Na। तो 0.1 Na मोल ऑफ H2O, 0.1 Na मोल ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 0.1 Na मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 0.1 Na मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ये भी हमारे पास 0.1 Na मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमको ये पूछा था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये तो मोल्स है, नंबर में बताना है तो आप नंबर में मोल के लिए Na का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था ना 0.1 Na। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वन मोल में लिख दिया है मैंने, यहाँ पे ये 0.1 Na मोल्स नहीं है, 0.1 Na कितना है? मॉलिक्यूल्स ही है। तो इसके बाद सीधा एक लाइन लिख सकते हैं हम, जैसे वन मॉलिक्यूल H2O में वन एटम, तो दो मॉलिक्यूल, देखो देखो वहां पे ये मोल्स नहीं, ये कितना दिया? मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में वन एटम है, तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा? दो एटम होगा। 10 मॉलिक्यूल में कितना होगा? 10 एटम होगा। तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ में कितना होगा? 0.1 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधा सीधा ये ऑक्सीजन, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 Na। ये ऑक्सीजन एटम के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आए। ध्यान से समझ लो, किसी भी स्टेप में है डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी दो कंसेप्ट एक साथ यूज कर रहे हैं। पहले हमने दो बार नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया है,
एक बार नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास वाला लगाया है, और एक बार नंबर ऑफ मोल्स का एंटिटीज वाला फॉर्मूला लगाया है। दोनों फॉर्मूले को एक ही साथ यूज कर रहे हैं, और फिर यहां से हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ रहा है। आरएचएस बताऊं फिर से, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? 0.1 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O 0.1 Na। तो देखिए इधर इधर क्या लिखा है, देखो एक मॉलिक्यूल H2O में, ये 0.1 Na क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो देखो एक मॉलिक्यूल H2O में कितने एटम है, एक एटम। तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, दो एटम। तीन मॉलिक्यूल में H2O में कितना होगा, तीन ऑक्सीजन एटम। तो वही लिखा है, वन मॉलिक्यूल H2O में वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O में टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर पूछा जाता है 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बोलते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो कितना होता, 10 एटम। तो 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना होगा, 0.1 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमसे यही पूछा गया था कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया 0.1 Na। समझ में आया क्या? बस वही सिंपल यूनिटरी मेथड। तो इस प्रोसेस पे बेस कल जो डीपीपी थी उसमें मैंने क्वेश्चन डाले थे, तो उसमें काफी लोगों को, कुछ लोगों को तो सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों को डाउट होगा, और कुछ तो होंगे जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया होगा। तो अभी आज देख लीजिए किस तरीके से हम दोनों मेथड का यूज कर रहे हैं। दोनों दोनों मेथड मतलब नंबर ऑफ मोल्स हम 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, और उससे ओवरऑल रिलेशन निकाल रहे हैं। जैसे डीपीपी देखे, अगर मैं आपको डीपीपी दिखाऊं, हाँ डीपीपी है, एक मिनट रुकिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए ये जो डीपीपी कल डाली थी मैंने, इसमें आप क्वेश्चंस देखिए। जैसे पहला था एवोगैड्रो नंबर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आया सबका फर्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। ये नाइट्राइड आयन 4.2 ग्राम दिया है, और एन एवोगैड्रो नंबर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा समझ के करोगे तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। देख, तो जो जैसे अभी हमने किया है, ये देखो 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, उस वो क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है। यहाँ क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, लेकिन यहाँ मोल्स निकालने हैं। ग्राम एटम कल मैंने आपको समझाया था, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल्स लिखवाया था ना कल। ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल होता है, मास नहीं मान लेना उसको। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ दिस। ये भी 0.3 ग्राम मोल दिया है, तो 0.3 ग्राम मोल ऑफ दिस। 0.3 ग्राम मोल का मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस को आपको समझना होगा कि क्या लिखा है। 0.3 ग्राम नहीं है, ये मास नहीं है, इसको मास मत समझिए। 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम मोल्स ऑफ दिस है। जैसे ग्राम एटम होता है, ग्राम मॉलिक्यूल्स होता है, तो वैसे 0.3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ये दिया होगा, इसका मतलब ये 0.3 मोल दिया है, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर किया था, क्या आया था क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये जो है, हाँ तो 6 इंटू 0.3, इसका आंसर आया 1.8 मोल। यस वेरी गुड। तो सीधा सीधा बस यही करना था इसमें। जो 0.3 आपको दिया है, 0.3 मोल्स इसके दिए हैं। अब एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है ये काउंट करना था। ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में कितने, 4 + 2 6, 6 ऑक्सीजन एटम। तो एक मोल में 6 मोल ऑक्सीजन एटम आएगा, तो 0.3 में 0.3 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 1.8। आंसर हो जाएगा बी 1.8। सीधा सीधा रिलेशन यूज करना है। बट आंसर की भी मैंने डाल दी थी, आंसर की वजह नहीं कि आंसर की देख के टिक कर दो सीधा, उसको समझ के करिए किस लाइन का क्या मीनिंग है। डाउट है तो पूछिए उसको, नहीं तो फिर बाद में आप गलत करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलो अभी तो तुमने कंप्लीट नहीं किया है, आज सॉल्व करना सब लोग, फिर डिस्कशन करेंगे। जिसने नहीं भी सॉल्व किया है वो आज सॉल्व कर लेगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसका। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, नहीं आप फिर
प्लीज एक्सप्लेन थर्ड वन। थर्ड वन इशिता, अभी सबने किया नहीं है ना, इसलिए अभी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है ना, पॉइंट ये है। ठीक है, हम करेंगे डिस्कस। आप लोग जिसने कर लिया अच्छी बात है, जो डाउट्स है ठीक है टिक करके रखिए। जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व, आज मैं बोल रहा हूँ आज लास्ट डे है, ठीक है। जिन्होंने कल सॉल्व नहीं किया वो लोग आज सॉल्व करेंगे, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। और जितने कंसेप्ट पढ़े उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है, कोई भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं है। या हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो तो हो, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करेंगे कल, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। आगे चलते हैं। उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जिसको आपको डाउट होगा वो आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। Calculate total number of atoms in 1 gram of CaCO3. Calculate total number of atoms in 1 gram of CaCO3. चलो ट्राई करो पहले इसको सब लोग, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। 1 ग्राम CaCO3 है। इस 1 ग्राम CaCO3 में आपको, इस 1 ग्राम CaCO3 में कितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स होंगे ये कैलकुलेट करना। टोटल एटम्स, किसी पर्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहा है कि कार्बन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, टोटल कितने एटम होंगे 1 ग्राम CaCO3 में। 2 मिनट का टाइम है, सब लोग सॉल्व करिए, ट्राई करिए, बताइए आंसर। चलिए एक आंसर आ गया अमृता, 5Na। एनीवन एल्स? और किसी का आंसर आया? 5Na, 5Na, 5Na। ओके, चलिए 3-4 आंसर आ गए। चलिए अब जिसका आंसर नहीं आया मैं बता रहा हूँ, जल्दी देखिए। सो 1 ग्राम ऑफ CaCO3, तो इसके लिए पहले हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, GMM आ जाएगा कितना 100, तो 0.01। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 1/100, ये आ गया। अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा।
फिर से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 should be equal to number of entities, नंबर ऑफ एंटिटीज वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.01। अब ऊपर रखा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.01 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 0.01 Na। अब यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो 0.01 ही तो लिखा है। अच्छा, यहाँ 0.1 लिख दिया है क्या? ओके ओके, हाँ ये 0.01, 0.01 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर और ये 0.01 Na आ गया। नोटेड। चलिए, तो 0.01 Na आ गया। अब 0.01 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सीधा सीधा हम यूनिटरी मेथड अब लगाएंगे। वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन कितना? 5 एटम। देखो पूरे एटम की बात कर रहे हैं। यहीं पे पूछता ऑक्सीजन एटम कितने, तो हम लिखते 3 एटम। अभी पूछा टोटल एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम तो 5 हैं, एक कैल्शियम का, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 5 एटम। अगर एक मॉलिक्यूल CaCO3 का 5 एटम कंटेन किया है तो 0.01 Na मॉलिक्यूल कितना कंटेन किए होंगे? सो 0.01 Na मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन, अगर एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है तो 0.01 Na में कितना होंगे? 5 इंटू 0.01 Na। सो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.05 Na एटम्स, 0.05 Na एटम। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऋषिकेश का है, ऋतुज, देन रघुनाथ एंड बाकी सबका ऊपर क्या है? इशिता 5 Na, निशात, ओम। आप लोगों का 5 Na कैसे आ रहा था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज करना है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट? नो डाउट। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If anyone having a doubt, please ask. Calculate the number of gram atoms of hydrogen. Calculate the number of gram atom of hydrogen in number of gram atom of hydrogen in 170, एक मिनट, 170 ग्राम ऑफ अमोनिया। बताइए, ये आंसर बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 170 ग्राम ऑफ अमोनिया। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या कैलकुलेट करना है और क्या दिया है।
चलिए आंसर आ गया एक 30 मोल्स। ऋतुज का एंड एनीवन? ये क्या आंसर आया? थर्टी मोल्स, 30 मोल्स सबके आ गए। चलिए 4 लोगों के आ गए। चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको। 170 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया दिया है। दिस इज अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं NH3। अमोनिया, इस अमोनिया में हमको 170 ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो गया कि नंबर ऑफ, देखिए सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको कैलकुलेट करना है। एंड मास ऑफ NH3, मास ऑफ अमोनिया दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 170 ग्राम। तो ये इंफॉर्मेशन दी है 170 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 should be equal to mass of NH3 divided by GMM। तो नंबर ऑफ मोल्स, so number of moles of NH3 should be equal to mass of NH3 है 170 एंड GMM कितना होगा NH3 17 ग्राम। ये कैंसिल आउट कर देगा तो सीधा सीधा कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 10। अभी ये NH3 के मोल्स आ गए 10। अब रिलेशनशिप मेथड लगा लेंगे। वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन कितने हाइड्रोजन? कंटेन 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 अगर लिखा जाए तो इट विल कंटेन 3 मोल हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो एक मोल में 3 मोल एटम आएंगे। 1 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन एटम आ गए। अब 1 मोल ऑफ NH3 में अगर 3 मोल हाइड्रोजन एटम है तो बचा क्या हमारे पास कि NH3 के मोल्स कितने थे हमारे पास? 10। सो 10 मोल ऑफ NH3 कितना देगा? सो 10 मोल ऑफ NH3 विल हैव कंटेन 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सो 1 मोल, 10 मोल ऑफ NH3 में 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गए कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम will be equal to 30 moles। ये आंसर। तो किसका किसका आंसर आया था? ओमकार, प्रतीक्षा, अमृता, ऋतुज, साक्षी। निशाद आपने क्या लिखा है? ये 140 एंड 30। सर बट हाइड्रोजन का मास तो नेग्लेजिबल होगा ना? हाँ नेग्लेजिबल होगा मतलब? सर प्लीज एक्सप्लेन। GMM, अच्छा GMM कितना आएगा NH3 का? GMM नहीं निकल पा रहा है। चलिए इधर लिख देता हूँ, ये नीचे कर रहा हूँ। आंसर आ गया, देखिए इधर नीचे यहाँ पे GMM ऑफ NH3। GMM क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 3 इंटू 1। तो कितना आ गया? 17 ग्राम। यही तो होगा GMM। GMM क्या पढ़ा था?
ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे? सबके मास को ऐड कर देते थे। तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 इंटू 1 तो टोटल 17 ग्राम। जब मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वही तो होता है जीएमएम, तो 17 ग्राम आ गया। हाइड्रोजन का मास नेग्लेजिबल होगा, उसका काउंट नहीं करेंगे। किसके कंपैरिजन में काउंट नहीं करेंगे? जीएमएम निकालते टाइम तो काउंट होगा ना हाइड्रोजन मास, काउंट क्यों नहीं होगा मास? हाइड्रोजन को कब हमने नेग्लेक्ट किया है? हाइड्रोजन को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया है। हर जगह हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड में रखा है मास तो रखेंगे ना उसका। नेग्लेक्ट, अगर हम आपको नेग्लेक्ट वाला पोर्शन याद आ रहा है तो जो हमने नेग्लेक्ट करना मास निकालते टाइम सीखा था, वहां हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें मास किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप निगलेक्ट करेंगे, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसकी वजह से एटॉमिक मास आता है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि एटम का मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो रखना पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन का मास तो रखेंगे ही, हाइड्रोजन तो एटम है। मास इलेक्ट्रॉन का निगलेक्ट होगा। ओके डन। और कोई डाउट किसी को इसमें? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कल एक जो क्वेश्चन आपका था उस टाइप का ही क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पहला क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in 3.2 gram of O2 minus. Calculate the number of valence electron in 3.2 gram of, calculate the number of valence electron in 3.2 gram of 3.2 ग्राम ऑफ O2 माइनस। तो पहला क्वेश्चन है ये, कल जो कल डीपीपी शेयर की थी उसमें पहला क्वेश्चन ऐसा ही था, उसमें नाइट्राइड आयन दिया हुआ था। क्योंकि पहला क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया ही होगा ऑलमोस्ट, तो आंसर आया। तो आंसर आ गया तो वैसे ये क्वेश्चन ट्राई करिए और बताइए क्या आएगा इसमें। Number of valence electron in 3.2 gram of O2 minus. एक आंसर आ गया 1.6 मोल्स ऋतुज, वेरी गुड। दूसरा ऋषिकेश 1.6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। वन 1.6 मोल, 1.6 मोल, 1.6 मोल। चलिए 3-4 लोगों का आंसर आ गया 1.6 मोल। तो चेक करते हैं अब सब लोग ध्यान से सुनो इसे। जिसका आंसर आ गया है वो भी, और जिसका आंसर नहीं भी आया वो भी। पहले चेक करते हैं सबका आंसर करेक्ट है या नहीं। देखो ऑक्सीजन एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8O16, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन।
अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये सबने इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम K और L शेल से रिप्रेजेंट करते थे, K शेल एंड L शेल। ओके, तो अब अगर मैं एटम बनाऊं ऑक्सीजन का, तो ये है आपका ऑक्सीजन एटम, और इस ऑक्सीजन एटम के पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए एंड दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दिखाना है, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये 6। अब इसके साथ साथ O2 माइनस लिखा है। 2 माइनस मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जब भी एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जब भी एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसी शेल में आएगा। क्यों? क्योंकि एक शेल 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी एक सेल की होती है वो हम दिखाते हैं ना कि 8 भरता है, उसके बाद आगे जाएगा। तो ये O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपसे O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस, देन इट शुड बी इक्वल टू 2,8। 2,8। तो O2 माइनस में पहले 6 थे, अब उसी 6 में 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए। ध्यान से सुनते जाइए सब लोग। सो 2,8, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन आयन ऑफ O2 माइनस। एक आयन की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक एटम जो ये दिखाया था ये O था। वैसे O2 माइनस बनाएंगे तो ये आ जाएगा। और इसके एक आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन आयन ऑफ O2 माइनस इज 8। 8 आयन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल ये होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर O की बात करता तो 6 इलेक्ट्रॉन होते, O2 माइनस की जब बात करेगा वहां 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ये इसकी वैलेंस शेल बोली जाएगी। इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो ये आ गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन आयन ऑफ O2 माइनस 8। अब आगे क्या करेंगे हम, 3.2 ग्राम। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। हमारे पास है 3.2 ग्राम ऑफ O2 माइनस। अब मोल्स निकालेंगे इससे। अब इससे कैलकुलेट करेंगे हम मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस आयन is equal to given mass divided by GMM। GMM जो होता है वो चेंज नहीं होता। जब भी कैटायन या एनायन बनता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस होने से मास पे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो गिवन मास तो इसका 3.2 ग्राम है। जीएमएम कितना रखा जाएगा, जितना ऑक्सीजन का हम रखते हैं, यानी 16 ग्राम। मास जीएमएम चेंज नहीं होता। जब भी कैटायन या एनायन बनेगा जीएमएम वही यूज किया जाएगा। तो ये जीएमएम हमने रख दिया 16, ऑक्सीजन का 3.2। अब इसको हम यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस आयन विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट कर देगा 3.2, तो 0.2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस आयन 0.2। अब आगे हम लगाएंगे अपना यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड से हम लिखेंगे, देखिए वन आयन ऑफ O2 माइनस, वन आयन ऑफ O2 माइनस है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 10। अभी केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आंसर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पूछता तो 10 इलेक्ट्रॉन दिखाते। सो वन आयन ऑफ O2 माइनस हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वन मोल ऑफ आयन, ध्यान दो, वन आयन या वन मोल आयन लिख रहा हूं। वन मोल आयन ऑफ O2 माइनस हैज 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एक मोल में, अगर एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वन मोल आयन में 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब अगर 1 मोल आयन में 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास मोल्स आए कितने हैं? 0.2 मोल आयन ऑफ O2 के 0.2 मोल आए हैं, तो इसमें कितने होंगे? इसमें हो जाएगा 8 इंटू 0.2। अगर एक मोल में 8 मोल है तो 0.2 में 8 इंटू 0.2 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 0.2 मोल में हमारे पास ये आ जाएगा, इतने मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.6 मोल। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.6 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे आप GMM लिख सकते हैं, GAM इंस्टेड ऑफ GMM, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो आप GAM लिख लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों का, काफी लोगों का, ऑलमोस्ट 10-12 लोगों का आंसर आ गया है। देखिए, जिनका आंसर आ रहा है उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन के बाद यही 8-10 लोग रिपीटेड हैं जो बार बार आंसर कर रहे हैं। जो लोग शांति से बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम उनको होगी। 40 लोगों की क्लास में अगर 10 लोग का आंसर आ रहा है तो ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनके भी तो आंसर आने चाहिए ना। ये हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम नंबर का। चलो अब रिलेशन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा सॉल्व। डीपीपी आपको दी है, डीपीपी जिसने कंप्लीट नहीं किया वो आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज होमवर्क वही रहेगा, अलग से होमवर्क नहीं डालूंगा मैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। पढ़ भी लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, calculation of number of moles from given value of gas, given volume of gas। देखिए अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। अरे नहीं तो निशिकांत बाकी आंसर भेज रहे हो तो आप बाकियों का आंसर काहे देख रहे हो? कौन आंसर डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, आप अपना आंसर डालो ना। इतना दिमाग क्यों लगाते हो तुम लोग? इतनी ओवर थिंकिंग करने की क्या नीड है कि सब आंसर भेजेंगे सबका सेम लगेगा तो मैं सोचूंगा सब देख के कर रहे हैं। आप आंसर भेजोगे, कम से कम मुझे आपका नाम तो याद होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हैं, जैसे बाकियों का नाम याद हो गया है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपका जो आंसर आ रहा है आप भेजिए। सब भेज रहे हैं जो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका वो आ रहा है आपका भी आ रहा है, वो तो मुझे पता चलेगा ना किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। जब कोई बार बार आंसर करेगा तो समझ में आएगा ना। ठीक है। ओ सॉरी, श्रवण। ओके, चलिए चलिए आगे पढ़िए। तो देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो फॉर आइडियल गैस नोट कर लीजिए, अभी ये आगे हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होती है। आइडियल गैसेस के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी प्रेशर, नोट करो सब लोग, पी प्रेशर, V is the volume, N is the number of moles।
एंड देन आर, आर होता है गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, पी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नोटेड। तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। नोट कर लो ये। आइडियल गैसेस के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। चलिए, अब ये इक्वेशन आपने नोट कर ली, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो एन के इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पीवी बाई आरटी। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, उसके बाद आपने आरटी को नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो एन इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी। ठीक है। इन कंडीशन आप देखिए आर की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ रुको, एसटीपी की कंडीशन, एट एसटीपी लिख रहा हूं मैं, एट एसटीपी एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कंडीशन मानी जाती है प्रेशर 1 atm, या फिर आप बोल लो कि प्रेशर हम रखते हैं कितना 1 बार। तो ये 1 atm जो है ये पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 atm हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। according to old definition, while according to new definition प्रेशर 1 बार यूज किया जाता है। एसटीपी की कुछ कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। ठीक है, देखो एसटीपी या एनटीपी की हम बात कर रहे हैं, तो ये लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सेट किया गया है, जहां पे प्रेशर आप रखते हैं कितना 1 बार, और टेम्परेचर आप रखते हैं कितना 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कितना केल्विन में, 273 केल्विन। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। मतलब प्रेशर कितना रखा जाएगा 1 बार, और टेम्परेचर कितना रखा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, नोटेड। तो एट एसटीपी कंडीशन, व्हाट इज पावर ऑफ, अरे 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है भाई, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में डिग्री ये दिखाते हैं ना, तो डिग्री तो लिखा है। दिस इज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। केल्विन और फॉरेनहाइट, सेल्सियस, ये सब टेम्परेचर में हम इसी को मेजर करते हैं ना। तो ये हो गया। चलिए अब रफ करते हैं इसको। सो एट एसटीपी अगर एसटीपी की बात की जा रही है, इसका मतलब प्रेशर आप कितना रखेंगे 1 बार, और टेम्परेचर आप कितना रखेंगे 273 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में ही रखा जाता है। ये एसटीपी के कंडीशन है। एट एसटीपी
1 mole of any gas, 1 mole of an ideal gas at STP, 1 mole of an ideal gas occupy 22.4 liter. So at STP, 1 mole of an ideal gas occupy 22.4 liter. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. ठीक है, तो किसी भी गैस का एक मोल जो होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है? 22.4 लीटर एट एसटीपी. ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं कहां से? फॉर्मूले से. देखिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? किसी गैस के लिए N इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, N आपके पास कितना है? 1 मोल. N 1 मोल, N की जगह 1. प्रेशर कितना है यहाँ पे? 1 बार या 1 एटीएम. तो 1 एटीएम में भी रख दिया जाता है. बार एंड एटीएम का रिलेशन में आपको लिखवा देता हूँ अभी. तो 1 बार वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आपको निकालना है. आर जो होता है गैस कांस्टेंट, वो फॉर्मूले में होता है 0.0821 एंड टेम्परेचर आप रखते हैं 273. ये आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है. आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम. इसकी यूनिट होती है लीटर इंटू एटीएम डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन. मोल इंटू केल्विन. जिसकी यूनिट है लीटर इंटू एटीएम डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन. ये आर की वैल्यू होती है. ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका नाम ही है गैस कांस्टेंट. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है गैस के इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में. तो देखो 1 मोल, जब मैंने 1 मोल रखा है, एन की वैल्यू 1, प्रेशर 1 एटीएम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर एसटीपी, यानी एट एसटीपी पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना वॉल्यूम आएगा. तो यहाँ से आप वी निकालेंगे तो 0.0821 इंटू 273 विच विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 22.4 के अराउंड. तो 22.4 लीटर आ जाएगा जब आपने मोल्स कितना रखा? 1. तो एसटीपी पे हम यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं कि एसटीपी की अगर आपने कंडीशन डाली तो एसटीपी की कंडीशन में जो गैस ऑक्यूपाई करेगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? अगर 1 मोल है गैस का, 1 मोल ऑफ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर. वो आप गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं. तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको, ये मैंने बस आपको बताया कि अब अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 1 मोल्स. सो at STP, so at STP 1 mole of a gas, 1 mole of a gas occupies 22.4 लीटर. तो किसी गैस का, कोई गैस जो होगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाली है? 22.4 लीटर इन एसटीपी की कंडीशंस पे. ठीक है, नोटेड. चले मैं आपको यहाँ पे प्रेशर वगैरह की यूनिट्स वगैरह भी रिलेशन लिखवा देता हूँ 1 एटीएम 1 बार वाला. देखिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर डाल के लिख लीजिए सीधा रिलेशन. यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कई यूनिट होती हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर हम पढ़ते हैं ना, वैसे प्रेशर की यूनिट एक तो 1 एटीएम होती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. 1 एटीएम इज इक्वल टू, अगर आप बार में लिख रहे हैं तो वो होता है 1.01325 बार. तो आप दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, 1 एटीएम 1 बार के इक्वल भी बोल सकते हैं क्योंकि 1.01 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01325 बार. या फिर अगर आप एटीएम की दूसरी यूनिट यूज करें, एटीएम की एक यूनिट होती है, लिख लो फिलहाल के लिए, आगे जब यूज आएगा तब देखेंगे हम, 76 सेंटीमीटर एच जी. एच जी जो कि मरकरी कॉलम होता है, तो मरकरी में कॉलम की हाइट के बेसिस पे भी हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं. ये सब यूनिट है, सबका एप्लीकेशन अभी
आगे आएगा, फिलहाल के लिए तो नहीं। मोल कंसेप्ट में केवल एटीएम और बार का ही रिलेशन है, फिर भी आप यूज कर लीजिए। देन एच जी के बाद एक और यूनिट होती है 760 टॉर। टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। सिमिलर वे में 1 एटीएम इज इक्वल टू एच जी हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, बच गया क्या, पास्कल। पास्कल में भी हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सब प्रेशर की यूनिट्स हैं। एटीएम इज द यूनिट, प्रेशर की यूनिट है, बस यूनिट मैं बोल रहा हूँ ना, एटीएम यूनिट लिख लीजिए अभी फिलहाल के लिए। एटमॉस्फेरिक यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक यूनिट, यानी एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर। एयर की वजह से एक प्रेशर आता है, जैसे हम लोग हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे ऊपर एक तो प्रेशर है ना, क्योंकि हमारे ऊपर एयर कंटिन्यूअसली एक प्रेशर लगा रही है। तो बट हम बचपन से इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बड़े हुए हैं, तो हमको वो प्रेशर पता नहीं चलेगा। अभी आप मून पे चले जाइए तो आपको एकदम फ्री लगेगा, प्रेशर नहीं होगा एटमॉस्फेयर का। तो हर जगह के एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होगा, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लाइड नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए। किया है तो भी नहीं दिख रहा, चलिए नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आपको अभी डाउट ग्रुप पे जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग सेंड कर देंगे नोट्स, वहां से नोट कर लीजिएगा। अभी नहीं दिख रहा है तो क्या करें। देन यूनिट ऑफ प्रेशर ये हो गई। टेम्परेचर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर का रिलेशन 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन। एक्चुअली 273.15 केल्विन हम दिखाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन के टाइम एग्जैक्टली 273 ही रख लेते हैं, कैलकुलेशन वहां पे इजी हो जाती है। 760 के बाद टॉर लिखा है, टॉर 1 एटीएम 760 टॉर, TORR। प्रेशर की यूनिट है, ये सब प्रेशर की यूनिट है। ये सब अभी आपने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे आगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, अभी ये सब बहुत आगे आएगा। क्योंकि प्रेशर हम पढ़ रहे थे तो इसलिए मैंने आपको यूनिट्स लिखवा दी। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में भी आप फिजिक्स के चैप्टर अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे ये सारी यूनिट्स प्रेशर वगैरह की। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर का रिलेशन, केल्विन में पता ही है आपको। फॉरेनहाइट का रिलेशन पता है, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, क्या रिलेशन होता है सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट का, ये तो हमने सेल्सियस एंड केल्विन का लिखा है। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं ना सेल्सियस में या फिर फॉरेनहाइट में। सो C/5 F-32/9, ये फॉरेनहाइट, ये F फॉरेनहाइट में है, F-32/9 इज इक्वल टू C/5, वेयर C इज द सेल्सियस। ये सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट का रिलेशन होता है। इस रिलेशन के यूज करके आप सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट। जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हम बोलते हैं कितना, 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बॉडी टेम्परेचर। फॉरेनहाइट में आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपका 98 डिग्री फॉरेनहाइट 97 के अराउंड आएगा, जो नॉर्मल, या 96 के अराउंड जो भी है, जिसको हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। उससे ज्यादा 100 तक पहुंचेगा फिर बोलेंगे फीवर आ रहा है, 100 से ऊपर जाएगा फीवर आ रहा है। तो ये फॉरेनहाइट में मिल, और फॉरेनहाइट और सेल्सियस इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए। F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो ये हो गए टेम्परेचर के यूनिट्स, केल्विन, फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस। प्रेशर भी नोट कर लिया, नोटेड। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें क्या था, PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर था, वॉल्यूम था, नंबर ऑफ मोल्स से R, R की वैल्यू मैंने आपको बताई दी 0.0821, यूनिट याद रखिएगा, लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। ठीक है, तो वो R की वैल्यू हो गई। और यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम की यूनिट क्या बताना, वॉल्यूम की यूनिट तो सबको ही पता है, 1 लीटर, सेंटीमीटर, वो सब।
तो अगर 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर ही कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। नहीं पता है तो लिख लीजिए। जैसे अभी हमने लिखा था 22.4 लीटर, उस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में दिखाना हो तो क्या लिखा जाएगा। वैसे 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। जैसे किसी ने आंसर किया था ना कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हाँ, इशिता का आंसर था। इशिता ने बोला 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। तो चाहे आप डेसीमीटर क्यूब बोल लीजिए, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या 22.4 लीटर, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम होते हैं। एमएल में बात करें, एमएल के रिस्पेक्ट में भी लिख लीजिए। एमएल के रिस्पेक्ट में भी लिख लीजिए, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml। 1 लीटर 1000 ml। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए इतना, यूनिट ऑफ वॉल्यूम तक। चलिए नोट कर लिया। तो देखिए जो इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो देखो ध्यान से सुनो, अभी इधर बातें मत करो, चैट बॉक्स में चालू हो गए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमारे पास प्रेशर की यूनिट्स पढ़ ली, वॉल्यूम की यूनिट्स, ये सब वॉल्यूम की यूनिट है, और टेम्परेचर का रिलेशन मैंने यूनिट्स बता दिया। ठीक है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, और एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे अब कल पढ़ते हैं। अरे नहीं दिख रहा है बाबा ऋषिकेश तो बाद में नोट कर लेना, मैंने क्या बोला, अभी बोल देना किसी फ्रेंड्स को जिनके साथ अभी बैठ के चैट कर रहा है, उसको बोल देना ना कि वो शेयर कर देगा ग्रुप पे नोट्स। क्लास खत्म होने के बाद ही डाउट ग्रुप पे डाल देगा, वहां से देख लेना ना। इतना क्यों लोड लेते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे अब कल पढ़ते हैं, यहाँ तक नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन। और सब लोग आज खत्म कर लीजिएगा डीपीपी जो भेजी थी। ओके, चलिए बाय।